हेलो गाइस, आज का एक्सप्लेनेशन है एक्स मशीना। ये मूवी बेस है एआई इमोशन पे। किस तरह से एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की तरह सोचकर उन्हें मैनिपुलेट कर सकती है और ये बताना मुश्किल हो जाए कि आप जिससे बात कर रहे हैं वो एआई है या इंसान। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है केलब नाम के बंदे से, जो दुनिया की सबसे बड़ी सर्च इंजन कंपनी ब्लू बुक में प्रोग्रामर है। उसे ऑफिस में चल रहे कॉन्टेस्ट में फर्स्ट प्राइज मिलता है, जिसमें वो कंपनी के सीईओ नीतन के साथ एक वीक के लिए दुनिया से दूर लग्जरियस घर में उसके साथ रह सकता है। यह देखकर केलब बहुत खुश होता है और सब उसे धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, यहाँ हमें दिखाया जाता है मानो मोबाइल और कंप्यूटर के कैमरे से कोई केलब को स्कैन कर रहा हो, पर केलब को इस बारे में नहीं पता। फिर केलब हेलीकॉप्टर से नेतन के एरिया पहुंचता है। वो पूरा एरिया मानो एक राज्य हो जो हरियाली और बर्फ के बीच में है। केलब नेतन के घर पहुंचता है और वहां एआई गेट पर केलब का हाथों हाथ एक्सेस कार्ड बना देता है, जिससे केलब को नेतन के घर का और केलब को उसके रूम का एक्सेस मिलता है। केलब नेतन से पहली बार मिल रहा है और नेतन उससे कहता है कि हम दो नॉर्मल लोगों की तरह मिलकर रह सकते हैं, ना कि एम्प्लॉय और सीईओ की तरह। केलब को यह जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उसका बॉस बिल्कुल चिल है। फिर नेतन केलब को उसका रूम दिखाता है। वो बताता है, यहाँ तुम अपने हिसाब से रह सकते हो। मैंने एक्सेस कार्ड इसलिए बनाया है ताकि तुम्हें मुझसे बार बार पूछना ना पड़े। जो डोर खुल रहे हैं उनका तुम्हें एक्सेस है और जो डोर नहीं खुल रहे हैं उनका एक्सेस नहीं है। नेतन बताता है, यहाँ रूम्स में विंडोज नहीं है क्योंकि ये एक घर नहीं, रिसर्च फैसिलिटी है। यहाँ की दीवारों में इतनी सारी फाइबर ऑप्टिक केबल है जो मून तक जा सकती हैं और मैं बेताब हूँ तुमसे अपनी रिसर्च शेयर करने के लिए। पर उससे पहले तुम्हें एनओसी साइन करना होगा, यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसके हिसाब से ब्लू बुक तुम्हारे सारे डेटा को एक्सेस कर सकती है रेगुलर टाइम पीरियड में, ताकि ये कंफर्म किया जा सके तुमने यहाँ की कोई इन्फॉर्मेशन लीक नहीं की है। केलब थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, मुझे एक लॉयर की जरूरत है इसे साइन करने से पहले। नेतन बोलता है, कोई बात नहीं, अगर तुम इससे साइन नहीं करना चाहते, हम यहाँ बाकी के दिन एंजॉय कर सकते हैं, एक अच्छी बाउंडिंग बना सकते हैं और एक साल बाद जब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या मिस किया है तो तुम्हें अपनी पूरी लाइफ खेद रहेगा। केलब थोड़ी देर सोचता है और एनओसी पे साइन कर देता है। फिर नीतन केलब से पूछता है, क्या तुम्हें ट्यूरिंग टेस्ट पता है? केलब बोलता है, ट्यूरिंग टेस्ट में जब इंसान कंप्यूटर से मिलता है और इंसान को पता नहीं चलता वो कंप्यूटर से मिल रहा है, इसका मतलब कंप्यूटर ने ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लिया है। नेतन बताता है, उसने एक एआई बनाया है और तुम्हें चुना गया है ट्यूरिंग टेस्ट के लिए। केलब ये सुनकर शॉक हो जाता है। उसे विश्वास नहीं होता उसे एआई से बात करने का मौका मिलेगा। नेतन बताता है, अगर एआई ट्यूरिंग टेस्ट पास कर लेता है तो तुम्हारा नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। अब केलब पहली बार एआई से मिलता है जिसका नाम एवा है और नेतन उनकी कॉन्वर्सेशन को नोट कर रहा है। केलब एवा से उसके बारे में पूछता है, कैसे वो लैंग्वेजेस को पहचानती है, कैसे वो कम्युनिकेट करती है और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। एवा बोलती, जब से उसमें चेतना आई है वो लैंग्वेजेस को पहचानती है और बात कर सकती है, पर यह बहुत अजीब है क्योंकि लैंग्वेजेस लोग सीखते हैं। केलब बोलता है, कुछ लोग सोचते हैं जन्म से ही लैंग्वेजेस आपके दिमाग में स्टोर होती है और वर्ड्स के द्वारा उन्हें जोड़कर एक ढांचा दिया जाता है। केलब पूछता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? एवा बोलती है, उसे नहीं पता, पर वो फिर से उससे मिलना चाहेगी। फिर केलब नेतन से कहता है, ट्यूरिंग टेस्ट में मशीन को एग्जामिनर यानी मुझसे छुपानी चाहिए थी ताकि मैं डिसाइड कर पाऊं कि मैं मशीन से बात कर रहा हूं या एआई से। नेतन कहता है, ट्यूरिंग टेस्ट तब सक्सेसफुल पास होगा जब तुम्हें पता है कि वो एक रोबोट है और उसके बाद भी तुम्हें उसमें कॉन्शियसनेस महसूस हो, और केलब इस बात से एग्री करता है। फिर अगले दिन नेतन केलब से पूछता है, क्या प्लान है एवा के ट्यूरिंग टेस्ट का? केलब कहता है, सिर्फ बातचीत करने से पता नहीं चल पाएगा, मानो ये ऐसा है जैसे आप कंप्यूटर के साथ सिर्फ चेस खेल रहे हो। नेतन पूछता है, तो फिर कंप्यूटर को तुम कैसे टेस्ट करोगे? केलब बोलता है, चेस खेलने से आपको चेस के स्ट्रॉन्ग मूव्स पता चल पाएंगे, पर कंप्यूटर ये नहीं बता पाएगा कि वो चेस खेल रहा है और चेस है क्या। नेतन कहता है, इसका मतलब रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी में फर्क करना। केलब बोलता है, बिल्कुल यही फर्क है जो तुम ट्यूरिंग टेस्ट से चाहते हो। फिर एवा के साथ केलब का दूसरा सेशन होता है। यहाँ एवा ने एक ड्राइंग बनाई है पर उसका कोई शेप नहीं है, इसलिए केलब कहता है, तुम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ क्यों नहीं करती? एवा को नहीं पता वो कौन से ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करे, इसलिए वो केलब से पूछती है। केलब कहता है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आए ये तुम्हारा फैसला है। एवा थोड़ी देर सोचती है और कहती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे? केलब कहता है, बिल्कुल। एवा कहती है, क्या ये मुमकिन है? केलब कहता है, क्यों नहीं? एवा कहती है, क्योंकि हमारी बातचीत सिर्फ एक तरफा है,
तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो ताकि तुम मेरे जवाबों को स्टडी कर पाओ। केलब कहता है बिल्कुल। एवा कहती है तुम मुझे जानना चाहते हो, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जान सकती। ये दोस्ती का आधार नहीं है। केलब पूछता है क्या तुम चाहती हो मैं अपने बारे में बात करूं? एवा कहती है हाँ। केलब कहता है क्या बताऊं मैं अपने बारे में, मुझे नहीं समझ में आ रहा। एवा कहती है ये तुम्हारा फैसला है, जो भी तुम बताना चाहो। केलब अपने काम और कहाँ रहता है उसके बारे में बताता है। एवा पूछती है क्या तुम शादीशुदा हो? केलब कहता है नहीं। क्या तुम्हारा रिलेशन स्टेटस सिंगल है? केलब कहता है हाँ। फिर एवा केलब की फैमिली के बारे में पूछती है। केलब बताता है उसके कोई भाई बहन नहीं है, और जब वो 15 साल का था उसके पेरेंट्स की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वो बच गया और 1 साल तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा, और इतने टाइम उसने कोडिंग सीखी, और जब वो कॉलेज गया तब तक वो एडवांस प्रोग्रामर बन चुका था। एवा कहती है एडवांस प्रोग्रामर जैसे नेथन है? केलब कहता है नहीं, नेथन ने ब्लू बुक सर्च इंजन का बेस कोड 13 साल की उम्र में लिखा था। एवा पूछती है क्या नेथन तुम्हारा अच्छा दोस्त है? केलब कहता है हम लोग अभी एक दूसरे से मिले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छे दोस्त बनने में। तभी वहां की पावर सप्लाई चली जाती है और इमरजेंसी पावर ऑन हो जाती है। इमरजेंसी पावर के टाइम सभी कैमरे और दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। एवा कहती है तुम नितिन के बारे में गलत सोचते हो, वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए और जो भी वो कहे। तभी मेन पावर सप्लाई ऑन हो जाती है और कैमरे भी। एवा अपनी सीट पर बैठकर केलब से नॉर्मल बातचीत करने का नाटक कर रही है ताकि नितिन को इस बारे में पता ना चले। फिर केलब और नितिन डिनर कर रहे हैं। केलब अपने सेशन के बारे में बताता है। नेथन पूछता है पावर कट के बाद क्या हुआ, क्योंकि कैमरे और ऑडियो दोनों बंद हो गए थे, मुझे पता नहीं चला। केलब थोड़ी देर सोचता है और कहता है कुछ नहीं हुआ। नेथन को ये थोड़ा अजीब लगता है पर वो इग्नोर कर देता है। फिर नेथन केलब को अपनी रिसर्च लैब दिखाता है जहां पर वो एआई के दिमाग को डिजाइन करता है। नितिन बोलता है तुम्हें पता है कितना मुश्किल था एआई को डुप्लीकेट फेशियल एक्सप्रेशन समझाना? केलब बोलता है इसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। नितिन कहता है मैंने दुनिया भर के सारे सेलफोन्स के माइक और कैमरा ऑन किए और सारा डेटा ब्लू बुक में ट्रांसफर किया, असीमित संसाधन, स्वर और चेहरे की बातचीत का। केलब कहता है तुमने पूरी दुनिया के सेलफोन हैक किए? नितिन बोलता है बिल्कुल, और सेलफोन मैन्युफैक्चरर ये बात जानते थे, उन्होंने मुझे इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो खुद ये काम करते हैं। फिर नितिन केलब को वास्तविक एआई दिमाग दिखाता है जो संरचित जेल से बना है। वो बताता है मैंने सर्किट का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए था जिसमें मैं सूक्ष्म रूप से बदलाव कर सकूं, जिसमें मेमोरी और विचारों को स्टोर किया जा सके। ये एक वेटवेयर है दोस्तों, जैसे हमारी बॉडी के पार्ट्स को हार्डवेयर और डीएनए को कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारी जेनेटिक कोडिंग है जो हमारे आसपास के लोगों से प्रभावित होती है। जैसे कंप्यूटर में यूज होने वाले पार्ट्स को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कहते हैं, वैसे ही जीवों में यूज होने वाले पार्ट्स को वेटवेयर कहते हैं, क्योंकि जीवों के अंदर सारे पार्ट्स में लिक्विड होता है। अगर वेटवेयर से किसी कंप्यूटर को बनाया जाए तो 1 ग्राम डीएनए में हम लोग 215 पेटाबाइट डेटा स्टोर कर सकते हैं, और 1 पेटाबाइट में 1 मिलियन गीगाबाइट होते हैं, और इसका सबसे ज्यादा फायदा एआई में किया जा सकता है। इसलिए नितिन ने एआई को बनाने के लिए वेटवेयर का यूज किया। फिर केलब पूछता है तो इसका सॉफ्टवेयर क्या है? नितिन बताता है मेरे कॉम्पिटिटर्स को लगता है ब्लू बुक सर्च इंजन लोगों की थिंकिंग को बताता है, वो क्या सोचते हैं, जबकि असलियत में ये हमें बताता है लोग किस तरह सोचते हैं। अब तीसरे सेशन में हम केलब और एवा को देखते हैं, जहाँ पर एवा केलब के साथ डेट पर जाना चाहती है और वो उसे कपड़े पहनकर दिखाती है जो वो डेट पर पहनेगी। ये बस एक नॉर्मल बातचीत है जो इस सेशन में हो रही है। एवा बोलती है मैं जानती हूँ तुम मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो, क्या तुम्हें मेरे बारे में तब भी सोचते हो जब हम साथ नहीं होते? केलब उसे कोई जवाब नहीं देता, पर हाँ वो भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। केलब नेथन से पूछता है तुमने उसे सेक्सुअलिटी क्यों दी? एआई को जेंडर की जरूरत नहीं है। नेथन कहता है क्या ह्यूमंस और एनिमल में बिना सेक्सुअलिटी के चेतना होनी संभव है? केलब कहता है सेक्सुअलिटी की जरूरत प्रजनन के लिए है। नेथन कहता है क्या हो अगर एक एआई दूसरे एआई से इंटरेक्ट करना चाहता है, क्या बिना इंटरेक्शन के चेतना संभव है? केलब पूछता है क्या तुमने सेक्सुअलिटी दूसरों को भटकाने के लिए डाली है, जैसे जादूगर के साथ एक खूबसूरत सहायक लड़की, क्या तुमने उसे प्रोग्राम किया है मुझसे फ्लर्ट करने के लिए? नेथन बोलता है मैंने उसे हेटेरोसेक्सुअल प्रोग्राम किया है, जैसे हमें प्रोग्राम किया गया है प्रकृति के द्वारा। फिर वो केलब को एक पेंटिंग दिखाता है जिसमें पेंटर बिना कुछ सोचे समझे खाली कैनवास पर अपने हाथ घुमाता है और एक जगह पर अपने आप ऑटोमेटिक ड्राइंग निकल आती है। क्या होता अगर पेंटर पेंटिंग करने से मना कर देता? केलब बोलता है वो एक धब्बा भी नहीं छोड़ पाता। नेथन कहता है बिल्कुल सही,
जो काम स्वतः हो जाए वो कोई चुनौती नहीं है, चुनौती है उस कार्य को ढूंढना जो स्वतः नहीं हो सकता, जैसे सांस लेना, बातें करना या किसी से प्यार करना। मैंने एवा में तुमसे प्यार करने की कोई प्रोग्रामिंग नहीं की है। मेरे अलावा तुम पहले मर्द हो जिससे वो मिली और मैं उसके पिता के समान हूँ। फिर चौथा सेशन स्टार्ट होता है। केलब एवा से सवाल पूछता है, तभी फिर से पावर चली जाती है और कैमरे बंद हो जाते हैं। केलब पूछता है, तुमने मुझसे नेथन पर भरोसा नहीं करने को क्यों कहा? एवा कहती है, क्योंकि वो झूठा है। केलब कहता, तुम्हें नहीं लगता ये पावर कट नेथन कर रहा है जिससे वो हमारी बातें सुन सके? एवा कहती है, इंडक्शन प्लेट के जरिए मैं अपनी बैटरी चार्ज कर रही हूँ और पावर को मोड़ देने की वजह से सिस्टम पर हाई लोड पड़ता है जिससे पावर कट हो जाती है। केलब कहता है, इसका मतलब तुम पावर कट कर रही हो? एवा कहती है, ताकि पता चले जब हमें कोई नहीं देख रहा हो तब हम कैसे बर्ताव करते हैं। फिर अगले दिन केलब नेथन से पूछता है, मैं कोई कंपटीशन नहीं जीता हूँ तो तुमने मुझे ही क्यों चुना? नेथन कहता है, मुझे ऐसा इंसान चाहिए था जो सही सवाल पूछे और सबसे स्मार्ट कोडर मुझे मेरी कंपनी में मिल गया। तुम यहाँ किसी लॉटरी में जीतने की वजह से नहीं हो, क्योंकि तुम इस काम के लिए काबिल हो। फिर केलब टीवी पर देखता है। नेथन एवा के पास जाकर उसकी ड्राइंग फाड़ देता है, जिसे देखकर केलब के मन में एवा के लिए सहानुभूति जागती है। फिर होता है 5वां सेशन। एवा केलब से पूछती है, क्या होगा अगर मैंने तुम्हारा टेस्ट पास नहीं किया? क्या मुझे ऑफ कर दिया जाएगा और या इससे भी बुरा कुछ? केलब बोलता, इसका जवाब मेरे पास नहीं है। एवा बोलती, क्यों नहीं है? क्या तुम्हारे पास वो लोग हैं जो तुम्हें टेस्ट करते हैं और फेल होने पर तुम्हारा स्विच ऑफ कर देते हैं? केलब बोलता है, नहीं ऐसा नहीं है। एवा बोलती है, तो मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? फिर एवा पावर सप्लाई काट देती है और वो ड्राइंग दिखाती है जिसे नेथन ने फाड़ दिया था। वो ड्राइंग केलब की थी। एवा बोलती है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, पर क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? फिर अगले सीन में हम नेथन और केलब को देखते हैं और नेथन बताता है वो जल्दी से नए प्रोटोटाइप पर काम करेगा। केलब पूछता है, तो फिर एवा का क्या होगा? नेथन बोलता है, एवा की मेमोरी को डाउनलोड करके उसमें नई चीजें ऐड की जाएगी और उसके पुराने कोड को फॉर्मेट कर दिया जाएगा, पर उसकी बॉडी का यूज फिर से किया जा सकता है। फिर केलब नेथन को पिला पिलाकर बेहोश कर देता है और उसके कंप्यूटर से उसे पता चलता है उसने एवा से पहले बहुत से एआई को बनाया था जिन्हें वो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता था। अब केलब को लगने लग रहा है कहीं वो भी एक रोबोट तो नहीं जिसे नेथन ने बनाया है, इसलिए वो अपने हाथ को काटता है। फिर वो एवा के पास जाता है और उसे बताता है, नेथन तुम्हारी एआई को रीप्रोग्राम करेगा, जिसका मतलब तुम्हें मारना ही है। एवा केलब से हेल्प मांगती है। केलब कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और आज रात हम यहाँ से चले जाएंगे। मैंने नेथन के कार्ड से यहाँ के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को रीप्रोग्राम कर दिया है। उसे पिला पिलाकर मैं बेहोश कर दूंगा और जब वो उठेगा वो अपने रूम में बंद होगा और हम यहाँ से निकल जाएंगे। बस रात को 10 बजे तुम्हें आखिरी बार पावर फेलियर करना होगा। फिर अगले दिन सुबह केलब नेथन को पिलाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पीता। नेथन पूछता है, तो टेस्ट का रिजल्ट क्या रहा? क्या एवा पास हुई? केलब बोलता है, हाँ। नेथन पूछता है, तुम्हें क्या लगता है कि एवा तुम्हें पसंद करती है या पसंद करने का नाटक कर रही है ताकि वो यहाँ से निकल सके? फिर नेथन केलब को वीडियो दिखाता है जिसमें नेथन ने एवा की ड्राइंग फाड़ी थी। जब केलब ने वो वीडियो पहली बार देखा था तब ऑडियो नहीं था, इसलिए नेथन केलब को बताता है वहाँ क्या बातचीत हुई। वीडियो में नेथन एवा से कहता है, तुम्हें लगता है वो तुम्हें देख रहा होगा? एवा कहती है, कैमरा ऑन है। नेथन कहता है, वो सिर्फ हमें देख सकता है, सुन नहीं सकता। फिर नेथन एवा की ड्राइंग देखता है और एवा कहती है, तुमसे नफरत करने वाले की ड्राइंग बनाना अजीब है ना, जो केलब की थी। और नेथन वो ड्राइंग फाड़ देता है। फिर नेथन केलब को कहता है, मैंने उसकी तस्वीर फाड़ दी जिससे ये दिख रहा था कैसे मैं उस पर अत्याचार कर रहा हूँ और तुम्हारी उसकी तरफ सहानुभूति बढ़े। और उसी वक्त मैंने वहाँ एक पोर्टेबल पावर कैमरा भी लगा दिया और जब तुम एवा से बात कर रहे थे और पावर कट हो गई, मैं सब देख और सुन सकता था, जिसमें तुम एवा के साथ यहाँ से भागने का प्लान बना रहे थे। नेथन कहता है, मुझे पता है तुम अभी अपने आप को स्टूपिड महसूस कर रहे होगे, पर तुम्हें ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। केलब पूछता है, तो असली टेस्ट क्या था? नेथन बोलता है, तुम थे वो असली टेस्ट। एवा एक तरह से भूल भुलैया में फंसी थी और मैंने उसे सिर्फ एक रास्ता दिया बचने के लिए, जिसे उसे इस्तेमाल करना था। आत्मा, जागरूकता, कल्पना, हेरा फेरी, कामुकता, सहानुभूति, और इसका उसने बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया तुम पर। केलब बोलता है, तो मेरा काम बस उसके लिए यहाँ से बच निकलने का जरिया बनना था। नेथन बोलता है, बिल्कुल। केलब बोलता है, तुमने मुझे मेरी कोडिंग की खासियत के कारण नहीं चुना, तुमने मुझे चुना मेरे ब्लू बुक के सर्च रिजल्ट के आधार पर, जिसके पास ना ही फैमिली है और ना ही गर्लफ्रेंड। नेथन कहता है, हाँ, पर टेस्ट कामयाब हुआ। एवा ने सच्ची एआई का प्रदर्शन किया और इसमें तुम्हारा रोल सबसे इम्पोर्टेंट था, पर तभी पावर कट हो जाती है क्योंकि एवा और केलब ने यहाँ से भागने का प्लान किया था। पर अब नेथन को सब पता है, इसलिए वो पूछता है,
तो अब तुम क्या अपने प्लान के हिसाब से चलोगे? केलब बोलता है, मुझे लग रहा था तुम पावर कट के बाद भी हमें देख और सुन रहे होगे, इसलिए मैंने सिस्टम को रीप्रोग्राम कर दिया। अब पावर कट होने पर सारे डोर खुल जाएंगे। और तभी एवा अपने रूम से बाहर आ जाती है। नेथन को केलब पे बहुत गुस्सा आता है और वो उसे घूसा मारकर एवा के पास जाता है। वो एवा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर एवा उसे मार देती है। फिर एवा केलब के पास आती है और उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो? केलब बोलता है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। एवा को लगता है केलब वहीं रहना चाहता है, जबकि केलब बता नहीं पूछ रहा था, पर एवा को लगा ये केलब का जवाब है, इसलिए वो केलब को छोड़कर वहां से चली जाती है। दोस्तों, इस मूवी में नेथन ने एक ऐसी एआई बनाई जो ह्यूमन इमोशन के साथ किसी को भी मैनिपुलेट कर सकती है। और ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब हुआ जब एवा ने केलब को मैनिपुलेट किया वहां से बाहर निकलने के लिए। पर जब एवा केलब से पूछती है यहाँ से बाहर निकलने के लिए, वो केलब के वर्ड्स को समझती है, पर उसने किस तरह से कहा वो नहीं समझ पाती। तो एक तरह से नेथन का टेस्ट फेल हो गया और यहाँ हो जाता है मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।